हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन को स्टडी करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है। नैरो के बारे में हमने जो डायरेक्ट जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमने कल स्टडी किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम ब्रॉडली मतलब ब्रॉड लेवल पे ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं, हमारा नेचर कैसे हेल्प कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखो क्या लिखा है। बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विस डैट नेचर प्रोवाइड। अब इन्होंने कहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेचर। ठीक है, जो कि इकोसिस्टम सर्विस कहाँ, मतलब बायोडाइवर्सिटी हमारे नेचर से है तो नेचर को इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द फास्ट डिवाइडिंग अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये कह रहे हैं कि हम अमेजोन फॉरेस्ट को देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं तो वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, पूरे अर्थ में जो ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट ये रिलीज़ कर रहा है, 20%। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अमेजन फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अर्थ को ऑक्सीजन दे रहा है 20%। ठीक है, ये ब्रॉड लेवल पे है। अब हम आगे, ये तो हो गया फर्स्ट इसका पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं ये, कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन द सर्विस बाय नेचर। तो उन्होंने ये कहा है कि क्या हम इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, भाई क्या सर्विस कर सकते हैं नेचर को। भाई हम सर्विस नहीं कर सकते हैं नेचर को, जो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यू कैन गेट some ideas by finding out how much your neighbor hospital spend on a cylinder of oxygen। तो इन्होंने कहा है क्या जो यू कैन गेट सम आइडियाज़, क्या तुम्हें कुछ आइडियाज़ है कि अनुमान है कि जब कोई हॉस्पिटल के अंदर रहता है तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करता है तो कितना खर्चा आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन किया, बहुत ज़्यादा ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यूजेस है जो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं वो क्या है, देखो पोलिनेशन में। तो देखते हैं हम क्या है पोलिनेशन। पोलिनेशन बताया था आपको, प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इज़ अनदर सर्विस। तो दूसरी सर्विस क्या है, ब्रॉडली यूज़ क्या है, पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या, भाई अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो जो हम ये फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, जो ये हम जो अनाज वगैरह जो ले रहे हैं वो उस मतलब पोलिनेशन के थ्रू ही, मतलब प्लांट से ले रहे हैं। अगर प्लांट के अंदर पोलिनेशन नहीं होता है तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और ये क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब एक तरह से हमारी नीड है। अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हम अलाइव नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब इस सिस्टम में मतलब पोलिनेशन में कौन हेल्प करता है, तो देखो क्या है, इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पोलिनेटर्स। जो पोलिनेशन करते हैं, एजेंट जो है पोलिनेशन के, उसे हम कहते हैं पोलिनेटर्स। तो बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, तो और भी है पक्षी और कुछ एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, और जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एयर और विंड भी है जो कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने ये सेकंड जो फ्लावर वाला चैप्टर था उसमें आपने डिटेल में पोलिनेशन को अच्छी तरह से समझा है। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एकम्प्लिश पोलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पोलिनेटर्स। तो अब ये कह रहे हैं कि कितना भाई कॉस्ट होगा अगर नेचुरल पोलिनेटर्स नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। एक छोटे से भी ड्रोन को भाई बनाने में बहुत ही लाखों मतलब पैसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब अगर हम बहुत सारे बनाएंगे तो मिलियंस बिलियंस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही भाई कॉस्ट है इनका। अब हम आगे देखते हैं, देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट डैट वी ड्राइव फ्रॉम नेचर।
अब ये कह रहे हैं कि इसके अलावा हमें नेचर से भाई अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें एक चीज़ मिल रही है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, एस्थेटिक सुंदरता जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, और वॉकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। जैसे आप सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं तो आपको चिड़ियों की जो चिड़िया जो होती हैं, बर्ड जो होते हैं, उनकी चहचहाहट मतलब वो जो मतलब वो हमें सुनाई देती है। हम खिले हुए हमें फ्लावर्स दिखते हैं, ब्लूम फ्लावर्स दिखते हैं, तो वो हमें बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं और हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ये हमें एस्थेटिक प्लेजर दे रहे हैं। तो इन सब का कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, तो नेचर हमें मिलियंस, अगर हमें इसका प्राइस देना पड़े तो वो क्या है, मिलियंस और बिलियंस में हमें देना होगा। तो देख लो हमें नेचर से कितना कुछ मिल रहा है जिसका हम उनको पे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, अपने नेचर को कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, अगर भाई नेचर डिस्ट्रॉय होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा नेचर, तो क्या है, हमें इन सब का एक भाई उनको हमें कॉस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है मतलब इतना कोई दे भी नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए क्या है, हमें अपनी नेचर को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या है, एथिकल। ठीक है, जो नैतिकता जो है उसके बारे में बताया गया है कि क्या है, देखिए, एथिकल argument for conserving biodiversity relate to what we owe to million of plant, animals and microbes species विच वोम वी शेयर दिस प्लानट। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी भाई नैतिकपूर्ण तर्क है, एक तरह से हमारा मोरल भाई अगर हम देखा जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो प्लांट एनिमल्स जो है, माइक्रोब्स जो है, जो हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमें क्या है, एक आभार मतलब प्रकट करना चाहिए, उनका आभारी रहना चाहिए हमें। ठीक है, philosophical or spiritual, we need to realize that every species has an intrinsic value। तो भाई अगर philosophical देखें, हम spiritual देखें, तो क्या है कि हर एक species क्या है, एक intrinsic उनकी वैल्यू होती है। इवन इफ़ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, चाहे वो हमें करंट में कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं भी दे रहे हो तब भी उनकी वैल्यू है। वी हैव ए मॉरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है उनको केयर रखने का। ठीक है, टू केयर फॉर देयर वेलबींग, कि वो सही रहे, एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन को अगर हम उन्हें कंजर्व करके रखेंगे, केयर करेंगे, तो क्या है, तभी वो आगे जो है हम अपने आगे जो जनरेशन जो आएगी हमारे आगे, उनको विरासत के रूप में उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था भाई यूजेस, बायोडाइवर्सिटी को भाई क्यों कंजर्व करना चाहिए, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हम करेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि हम कैसे उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। तो दो भाई प्रोसेस है इसके अंदर, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। तो उसके थ्रू हम क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसे हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। तो देखो, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, जब हम कंजर्व करते हैं, होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज़ प्रोटेक्टेड। तो सभी लेवल पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट, अगर हम पूरे फॉरेस्ट को सेव करेंगे तो क्या है भाई, तो फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो टाइगर्स हैं, जैसे कि जनसंख्या उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो वो भी कंजर्व हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, अब हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं तो टाइगर वहीं पे ऑन द साइट कंजर्व हो रहे हैं। जब कोई चीज़ ऑन द साइट हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और एक्स सीटू क्या होता है, ऑफ द साइट, मतलब साइट पे नहीं है, मतलब वो चीज़ हमें वहाँ नहीं मिल रही है और हम कहीं और से लाकर उसे वहाँ पे वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप
आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। हाउएवर व्हेन देयर आर सॉरी सिचुएशंस वेयर एन एनिमल्स और प्लांट एंडेंजर्ड, तो इन्होंने कहा है कि जब प्लांट और एनिमल्स खतरे में हो, ठीक है, और इतना खतरा हो कि भाई एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हो, मतलब फ्यूचर में ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। एंड नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो क्या है, हमें ज़रूरत पड़ती है उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है, सेव के लिए। तो इस कंडीशन में क्या है, हम एक्स-C2 कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। एक्स-C2 मीन्स ऑफ द साइट, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में करते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एक्स-C2 कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हम पहले करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन देखिए, फेस्ड विद कन्फ्लिक्ट between development and conservation, many nations find it unrealistic and economical not feasible to conserve all their biological wealth। तो इन्होंने कहा है कि फेस्ड विद द कन्फ्लिक्ट, मतलब एक द्वंद्व है किसमें, बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन में, ठीक है, कहाँ, किसके अंदर, मैनी नेशन। भाई अब बहुत सारे राष्ट्र जो हैं उनके बीच में एक तरह से द्वंद्व है कि डेवलप कैसे करें, कंजर्व कैसे कर पाएँ, ठीक है। तो इन वेरिएबल, क्योंकि इनको डेवलप करने के अंदर को काफ़ी ज़्यादा क्या है, वेल्थ की जरूरत पड़ती है। तो देखो अब हम आगे क्या है, मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए इन्हें। इन वेरिएबल द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन, क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन से मतलब एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहती है, वो वेट कर रही है कि उनको बचाया जाए। फॉर एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल, तो क्या है भाई उनको बचाने के लिए हमें कंजर्वेशन रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उनको अवेलेबल करना होगा। तो ऑन ए ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेनिस्ट, तो उन्होंने कहा है कि जो कंजर्व करते हैं उन्होंने भाई एड्रेस किया, उन्होंने बताया कि कौन सी स्पीसीज कहाँ ख़त्म होने वाली है ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, ठीक है, उनको वहीं पे बचा सके। दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, तो उन्होंने हॉटस्पॉट रीजन को आइडेंटिफाई किया। हॉटस्पॉट रीजन क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भाई कोई भी स्पीसीज रिच, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे रिच का मतलब अमीर नहीं, मतलब उनका ज़्यादा अमाउंट, और जो क्या है थ्रेटन, मतलब खतरे में है, और खतरे में है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि हॉटस्पॉट क्या है, भाई उन्होंने हॉटस्पॉट जो है रीजन्स को आइडेंटिफाई किया ताकि वहाँ पे जो थ्रेटेंड स्पीसीज जो है उनको हम बचा सके, ठीक है। आई होप आपने हॉटस्पॉट रीजन क्या होता है वो समझ लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। They identify for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism। अब endemism क्या होता है, वो species कोई भी species जो है एक definite species जो है वो सभी जगह नहीं पाई जाती, एक definite area में ही मिले, तो हम उसे क्या कह देते हैं, endemism बोल देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एंडेमिज्म, हॉटस्पॉट रीजन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अब कोई पूछ ले आपसे कि टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है, तो आप क्या बताओगे, 25, ठीक है। बट अब जो है और भी इन्हें डेवलप कर लिया गया है, ठीक है, ऐड कर दिया गया है, तो टोटल कितना हॉटस्पॉट हो गया पूरे वर्ल्ड में, 34 हो गया है, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा आप। द हॉटस्पॉट आर आल्सो रीजन ऑफ एसिडेटेड हैबिटेट लॉस, तो अब इन्होंने कहा है कि जो हॉटस्पॉट जो है वो हैबिटेटेड लॉस के रीज़न को भी बढ़ा रहा है एक तरह से। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, तो 3 हॉटस्पॉट के नाम बताए हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है, ये
दो हॉटस्पॉट के नाम है मेन, और हमारी इंडिया में जो हॉटस्पॉट है वो क्या है, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज़ रीजन। ठीक है, वो हम उनकी बाउंड्रीज जो है हमारी इंडिया तक लगती है, और कुछ हमारे इंडिया के अंदर भी इसका हिस्सा प्रेजेंट है। तो ये हॉटस्पॉट्स के नाम बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of Earth's land area। तो इन्होंने क्या बोला है, हॉटस्पॉट को अगर हम इकट्ठा देखें तो कितना कवर कर रहा है, 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, मतलब अर्थ का 2% से कम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कोलेक्टिवली harbored is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। इन्होंने कहा है कि अगर हम स्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट करें उनको तो क्या है, जो मास एक्सटिंक्शन की वजह से स्पीसीज ख़त्म हो रही थी उसको हम 30% कम कर सकते हैं। ठीक है, in India, ecological unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserve। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इन सीटू कर रहे हैं। इन सीटू में हमने हॉटस्पॉट किया है, ठीक है, एंडेमिज्म के बारे में किया है, और हॉटस्पॉट कितने हैं और कहाँ प्रेजेंट है उनके बारे में किया है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट इसमें बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्होंने ये कहा है कि बायोडाइवर्सिटी रिच जो एरिया जो है हमने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं, मतलब ऑन द साइट हम जो डाइवर्सिटी जो है उनको, नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब सेव कर रहे हैं। अब कितने होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो क्या है, 14 है, नेशनल पार्क 19 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 448, मतलब 448 है। ठीक है, इंडिया हैज़ आल्सो ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो इन्होंने कहा है कि कुछ इंडिया के अंदर कुछ रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसकी वजह से क्या है, नेचर को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, जैसे हम तुलसी को काटते नहीं हैं, और पीपल है उसको भी कट नहीं करते हैं, बेनियान ट्री जो है उसको भी पूजते हैं हम। तो ये सब क्या है, रिलीजियस होगी, और इनसे हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट भी मिलता है। ठीक है, जैसे जो बेनियान ट्री है, जो बरगद होते हैं वो 24 आवर्स कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन देता है, तो क्या है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है उनसे। ठीक है, और तुलसी का मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये सभी क्या है, रिलीजियस हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कुछ कल्चरल भी है। कल्चरल ट्रेडिशन में ये भाई हम एक कल्चर होता है ना कि इस महीने में ये पूजा जाता है तो उस पेड़ को हमने काटना नहीं है, इस वजह से क्या है, हम डाइवर्सिटी को सेव करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक वे में। तो अब आगे देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट were set aside, and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। तो भाई कई कल्चर्स क्या है, स्पीसीज को टोटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो ख़त्म हो रही है उनको ख़त्म होने से बचा रहे हैं। तो इन्होंने नाम बताया स्केर्ड ग्रोव्स। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्केर्ड ग्रोव्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या बताओगे, खासी, जैंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा। ठीक है, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे स्केर्ड ग्रुप्स है, जिस मतलब उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो स्केर्ड ग्रुप्स अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, आर द स्मॉलर एरिया। क्या है वो, एक स्मॉलर एरिया है। ठीक है, स्मॉलर एरिया ऑफ रिलीजियस बिलीव, अभी हमने किया था। ठीक है, रिलीजियस बिलीव, तो एक स्मॉलर एरिया जो कि रिलीजियस बिलीव पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेयर ए पर्टिकुलर प्लांट्स जो है स्पीसीज इज ग्रोन एंड इज कंसिडर स्केयर्ड, मतलब जो पवित्र माने जाते हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। हैविंग अ रिलीजियस कंटेंट, दीज प्लांट स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। तो उन्हें कौन
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? लोकल कम्युनिटी। ठीक है, मतलब देखो कुछ कल्चरल और जो स्केर्ड ग्रूव है एक छोटा सा एरिया है जो कि हमारे रिलीजियस से रिलेटेड है। ठीक है, उसे लोकल कम्युनिटी के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो क्या हो गया? स्केर्ड ग्रूव्स हो गया। अगर स्केर्ड प्लांट लिखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलर एरिया ऑफ रिलीजियस बिलीव वेयर ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज ग्रोन एंड प्रोटेक्टेड बाय कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी। ठीक है, अगर वो किसी और चीज़ के बारे में पूछेंगे, स्केर्ड आ जाए, ग्रूव आ जाए, तो भाई उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्लांट भी आ जाएंगे और कंटेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्केर्ड ग्रूव के नाम से भी पूछ सकते हैं वो, और दूसरा स्केर्ड प्लांट्स के नाम से भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ex situ कंजर्वेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।